नमस्कार। मेरा नाम रवि गुप्ता है और मैं सीईओ एंड फाउंडर हूँ इलेट्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड का। हम लोग पिछले 16 सालों से ई गवर्नेंस मैगजीन निकाल रहे हैं, जिसमें और ये मैगजीन का फोकस है इनोवेशन इन गवर्नेंस। और आज जब देश में कोविड-19 की समस्या है, इसमें सारे देश से ऐसे एक से बढ़कर एक हमारे पास एग्जाम्पल्स आ रहे हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस ने, लोकल गवर्नमेंट ने काफ़ी इनोवेशन करके इनोवेटिव वे में कोविड-19 को सिचुएशन को कंट्रोल करने में काफ़ी सफलता पाई है। और हम लोग एक और मैगजीन निकालते हैं ई हेल्थ, जो अगेन जिसका फोकस हेल्थ इनोवेशंस पर है और वो कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत रेलेवेंट है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री वैभव श्रीवास्तव, जो आईएएस अधिकारी है, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है पीलीभीत की। और इनके डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी इनोवेटिव तरीके से कोविड-19 की सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है। तो स्वागत है वैभव जी आज इलेट्स के इस वेबिनार में आपका। नमस्कार आने के लिए। नमस्कार रवि, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस मंच पर बुलाने का और ये मौका देने का कि अपने कुछ एक्सपीरियंस अनुभव हम शेयर कर सकें और आपके माध्यम से फीडबैक भी ले सकें कि यदि हमारे प्रयासों में कुछ कमी हो तो उसे भी हम सुधार सकें। और वैभव जी, इसके पहले कि हम लोग डिटेल में कोविड-19 में हम लोग जाएं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका चाहूँगा। आपका जन्म, आपकी शिक्षा और आपका क्या एस्पिरेशन था कि जो आपको आज गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको लेकर आया? देखिए, मैं मूलतः छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ है मेरा और 12th तक मेरा साइंस बैकग्राउंड है। मैथमेटिक्स के साथ मैंने 12th किया है और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए आर्ट्स लिया था और उसके बाद ये मेरा चौथा जॉब है। मैं पहले एमपीपीएससी में मैं डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट हुआ था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डीवाईएसपी में सेलेक्ट हुआ था, फिर यूपीएससी 2008 में मैं रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में आया था और 2009 में मैं आईएएस में चयनित हुआ। अच्छा वैभव जी, बताएं कि आपके डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में कोविड-19 की कब डिटेक्ट हुआ पहला केस और कैसे फिर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया और क्या क्या एक्शंस लिए? देखिए, जिस समय कोविड-19 का लगातार प्रसार हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो लगातार निर्देश दिए थे तो हम लोग सभी सतर्क स्थिति में थे और हमने अपने सारे जो लोकल इंटेलिजेंस था उसको बढ़ा रखा था। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमको लगातार इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, पर हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस जो प्रधान थे उन लोगों ने बताया कि 20 तारीख को एक बड़ा ग्रुप ये जेद्दा सऊदी अरेबिया से आया है, जो उम्रा करने गए थे और उसमें से एक महिला को जो सिम्टोमेटिक नज़र आ रही है। तो हमने तत्काल ही, हमारा लोकल इंटेलिजेंस सफलता थी कि लगभग 4 घंटे के अंदर ही हमने उस महिला को ट्रैक कर लिया। उनको सिम्टोमेटिक देखते हुए हम उनको तत्काल अपने आइसोलेशन में ले आए। तो हमारा जो पहली सफलता थी कि हमको जैसे ही 20 तारीख को सुबह ही वो महिला आई थी और हमको खबर हो गई, 20 तारीख की दोपहर शाम तक वो हमारे आइसोलेशन वार्ड में आ चुकी थी, हम सैंपल ले चुके थे। 2 दिन बाद ही जब 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के दिन की समाप्ति के बाद शाम को हमारे पास ये रिपोर्ट आई कि ये जो महिला है इनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो उस दिन फिर हमारे लिए रात काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। हम सभी रात भर जागे रहे, लगभग 3 से 4 एम्बुलेंस हमने इस काम में लगाई और उम्रा करके जितने भी लोग उनके साथ आए थे, 36 लोग और 2 उनके क्लोज कॉन्टैक्ट, इन सभी को हमने रातों रात वहाँ से निकाला और अपने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में ले आए। और जो क्लोज कॉन्टैक्ट फैमिली के थे उनको हमने 4 अलग रूम देते हुए आइसोलेशन जैसे इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन दिया और उनके फिर हमने टेस्ट लिए। इसके बाद जब ये समस्या आई तो फिर हमारे पास सबसे बड़ी उसको थी कि हमको तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स करना था। तो हमने एक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहा जाता है इसको लीगल लैंग्वेज में। तो उसके बाद फिर हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी शुरू की कि चूंकि ये आए हैं तो इसके कहाँ कहाँ कितने लोगों से मिले। तो ये मालूम पड़ा कि ये मुंबई एयरपोर्ट में आए थे 18 तारीख को और रात में ही ये बांद्रा के स्टेशन पर आ गए और 5 बजे जो रमनगर एक्सप्रेस चलती है वहाँ से ये बैठे और एक जनरल बोगी में बैठकर ये पूरे सारे चले आए। और उसके बाद ये बरेली और बहेड़ी उतरे और उसके बाद इन्हें अपने अपने वाहनों से ये आ गए। तो इसके बाद फिर हमने यहाँ के सारे लोगों को अपनी कस्टडी में लिया और डीएम रामपुर को, बरेली को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ मुंबई को और रेलवे अथॉरिटीज़ को, बांद्रा टर्मिनल को हमने पत्र किया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, इन सभी का यहाँ पर स्कैनिंग की जानी आवश्यक है। और
जी। तो तो ये जो आपने इनको वक्त पर इनको ट्रैक कर लिया और आइसोलेट कर दिया, तो उसके बाद कोई क्या स्प्रेड होने की और खबरें आपके पास आई? उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये होती है इसमें कि ये काफ़ी कंटेजियस वायरस है। ये माना जाता है कि इससे स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हमने इसको जो क्लस्टर मैनेजमेंट हमारा जो प्लान था उसको हमने पूरी तरह से एक्टिव कर दिया। जो 3 किलोमीटर का कोर एरिया था वहाँ के 10 गाँव और 5 किलोमीटर का जो बफर जोन होता है उसके 13 गाँव, इसको हमने पूरी तरीके से वहाँ से सील कर दिया। वहाँ हमने हाउस टू हाउस सर्वे किया, वहाँ सैनिटाइजेशन की कार्रवाई की गई, इसीलिए सैनिटाइजेशन क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट अकेले इतना पूरा सक्षम नहीं हो पाता, तो हमने अपने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, सीडी और डीपीआरओ को इस काम के लिए डेप्यूट किया और बड़ी टीमें हमने वहाँ पर लगाई और हाउस टू हाउस सर्वे के साथ ये सैनिटाइजेशन काम हमने युद्ध स्तर पर कंप्लीट किया। और फॉर्चुनेटली चूंकि हमने बहुत जल्दी, जैसे मैंने बताया आपको, हमने ट्रेस कर लिया था, तो बहुत लोगों से मिल नहीं पाई थी, जाते साथ बीमार हो गई थी। तो कुछ लोग जो इनके यहाँ आबे जमजम का पानी पीने इत्यादि जो आते हैं वो लोग आए थे, उन सभी को हमने अपने अपने उसमें लिया और एक बड़ी रणनीति के तहत हमने फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स यूज किए वहाँ स्प्रे करने के लिए और सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमने वहाँ पर उस पूरे एरिया को जो हॉट स्पॉट था उसको हमने सील कर दिया। तो अब आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थिति है इसके? अभी की हमारी स्थिति थी कि जो महिला थी इसके 3-4 दिन बाद इनके बेटे में भी, वो भी उम्रा करके लौटे थे, उनमें भी सिम्टम्स आए थे, तो फिर कुछ दिन पश्चात उनका भी पॉजिटिव आ गया था, तो हमारे पेशेंट्स 2 हो गए थे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स की अच्छी देखभाल से ये हुआ कि ये दोनों ही पेशेंट पूरे प्रोटोकॉल के साथ इनके दोनों सैंपल नेगेटिव हो गए, 2 सैंपल नेगेटिव होना आवश्यक होता है और उसके बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया गया और ये अपने अपने घरों में होम क्वारंटीन में है। और उसके बाद किसी और कोविड-19 केस की नहीं, कोई अभी और? वर्तमान में हमारे पास कोई भी ऐसा कोविड-19 पेशेंट नहीं है, लेकिन हम लॉकडाउन का भी पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, पूरी सतर्कता बनाए हुए हैं और जनपद की जनता का भी हमें बहुत सहयोग मिला है। और जैसे रामनवमी का त्यौहार हुआ या शब बारात हुई, विश्वास मानिए इसमें कोई यहाँ घर से नहीं निकला। इतना अच्छा सपोर्ट मिला, इस जनता के सपोर्ट के कारण ही हम इसको अभी तक कोरोना फ्री कर पाने में सफल रहे। अब जो ये लॉकडाउन की स्थिति है, तो इसमें कैसे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ कि लोग बाहर ना आए और दूसरा उनको जो एसेंशियल गुड्स एंड सप्लाईज है, फूड है, वेजिटेबल्स मिल जाए और जो आपके यहाँ गरीब तबके के लोग हैं उनको कुछ खाना पीना मिल जाए, इसका मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? लॉकडाउन के समय हमारी सबसे बड़ी चुनौती जो थी, जो माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जो गरीब तबका है उसको असुविधा नहीं होनी है और साथ ही साथ लॉकडाउन का इफेक्टिवली हमको पालन कराना है। तो इसके लिए पहले दिन हमने व्यापार संघ के साथ, उद्योग संघ के साथ बैठक की, उनका सहयोग लिया और हमने अपने एक प्लान बनाया, पूरी स्ट्रेटेजी की। हमारा लगभग 1 दिन इसमें गया। हमने बहुत सारे आदेश निकाले, हमने लगभग 12 टीमें बना रखी हैं जो अलग अलग कार्य देखती हैं और डेली मुझे उसके बाद रिपोर्ट करती हैं। उसके अलावा हमने सारी जो मंडी हमारी सबसे बड़ी चुनौती होती है, एक बड़ी मंडी है, 3 मंडी हमारे करीब बड़ी हैं, बीसलपुर में है, पीलीभीत में है और पूरनपुर में है और यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में किसानों का और लोगों का आना जाना होता है। तो हमने सबसे पहले मंडी को मैनेज किया। हमने मंडी की टाइमिंग केवल मॉर्निंग 6 बजे से 9 बजे कर दी और वहाँ पर हमने ये कर दिया कि वहाँ पर कोई भी जो व्यक्तिगत रूप से लेने जाते हैं वो ना जाएं। जैसे मैं आपको पीलीभीत शहर का बताऊं तो 27 वार्ड हैं, तो हमने वहाँ से 27 गाड़ियाँ तय की कि हर वार्ड के लिए एक गाड़ियाँ जाएंगी, वहाँ पे उनको 2-2 ठेले मिलेंगे और उन ठेलों से हम उस प्रत्येक वार्ड में सब्जियों की सप्लाई करेंगे। उसके लिए हमने वहाँ पर लेखपाल को और सभासद को नोडल कर दिया प्रत्येक वार्ड का और 2 दिन के अंदर अंदर हमारा जो सबसे बड़ी चुनौती थी, सब्जियों में हम आत्मनिर्भर हो गए। जो उसके वेंडर से सब्जियों के, उनको हमने हटा दिया, किसी भी सब्जी की दुकान की परमिशन हटा दी। उसके पश्चात जो गवर्नमेंट का एक सप्लाई मित्रा पोर्टल था, तो हमने एक सूची बनाई, हमारे 721 ग्राम पंचायतें हैं, तो हर पंचायतों में हमने 2 से 3 दुकानें ली और हर वार्ड में हमने 2 दुकानें ली और इनको सप्लाई मित्रा पे अपलोड किया और लगातार इसको हम बढ़ा रहे हैं। लगभग 1761 ऐसी दुकानें हमने चयनित की और इसके माध्यम से हमने लोगों को बताया कि आपको अपने ही क्षेत्र में ये घर पहुंच आपको ग्रोसरी मिल सकती है। इसके साथ पब्लिक में एक अवेयरनेस की कमी तो हमने महसूस की थी, तो लोग बहुत निकल रहे थे क्योंकि मेडिकल शॉप ऑन थी और 6 से 9 के समय ग्रोसरी शॉप भी खुली हुई थी। तो उसके लिए फिर हमने ये किया कि थोड़ा रूथलेस कंटेनमेंट पॉलिसी थी हमारी, हम कहेंगे, तो हमने ये किया कि हमने किसी को भी वाहन से आने जाने की अनुमति समाप्त कर दी कि यदि आपको अनाज लेना है, यदि आपको दवाएं लेनी है तो अपने घर के आसपास से ही ले, दूर में जाने की स्थिति केवल मेडिकल अर्जेंसी के केसेस में ही हमने वाहन अलाउ किया। हालांकि उसको हमको इम्प्लीमेंट कराने में समस्याएं भी आई, बाधाएं भी आई और हमको थोड़े कड़े रुख भी अपनाने पड़े।
इसके साथ हमने ड्रोन्स का सहारा लिया। ड्रोन हम कहीं पर भी जाते थे तो उस ड्रोन के सहारे हम देखते थे। हमारे जितने 42 हमने नाके बनाए हुए हैं, उनमें से 15 हमारे जो नाके हैं वो इंटर स्टेट या इंटरनेशनल या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं। वहां पर 15 नाकों पर हमने 30 मजिस्ट्रेट लगा दिए और इसके साथ ही हमने सारे मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को डिप्लॉयमेंट किया। वहां पर सेक्टर प्लान बनाया, 15 सेक्टर में बांटा और जो एनफोर्समेंट की कार्रवाई थी उसको किया। लेकिन एनफोर्समेंट के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि हमारा जो डोर टू डोर डिलीवरी थी वो हमारी काफ़ी अच्छी रही। हमने जो कंट्रोल रूम बनाया था तो उस पर हमारा बहुत फोकस था और बड़ा हमने एक बहुत अच्छे अधिकारी अपने हमारे जो डीडीओ रैंक के ऑफिसर हैं उनको हमने वहाँ पर लगाया, जिनको सारे जियोस की डेली ब्रीफिंग दी जाती है और लगातार जितने कंट्रोल रूम में केसेस आते हैं, रोज शाम को लगभग 5 से 7 केसेस को मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि कंट्रोल रूम में आपने शिकायत की थी, आपका काम हुआ या नहीं हुआ। तो उससे हमारा जो था वो जो हमारा रिस्पॉन्स था वो थोड़ा क्विक हो गया और कंट्रोल रूम ने हमको बहुत मदद की। इसके साथ ही हमारे यूपी में सीयूजी नंबर्स पब्लिक के पास रहते हैं, तो पब्लिक के जितने ही फ़ोन सीयूजी पर आए उसको हमने पूरा नोट डाउन किया, उसको हमने ट्रैक किया कि उस वहाँ पर वो उनको सहायता मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। तो और सबसे इसमें मदद एनजीओज ने भी की, गुरुद्वारों ने की, ट्रस्ट ने की। इन सारे लोगों ने फूड पैकेट्स बनाए, बांटे लोगों में। जहाँ पे ग्रोसरी नहीं थी तो मुझे लगता है कि अनाज जहाँ पर भी नहीं रहा वहाँ हमको तुरंत सूचना मिल गई और हमने पैकेट्स बनवा के रखे थे, जिसमें 5 किलो राइस, 2 किलो आटा और आलू, प्याज, हल्दी, मसाला, तेल, चाय पत्ती, इसका एक पूरा रहता था जो हम पहुंचा देते थे लोगों को। पर सबसे बड़ी सहायता इसमें मैं कहूँगा हमको हमारी सरकार ने ही की। जो बहुत गरीब वर्ग था, निराश्रित वर्ग था, उनके लिए डबल राशन की व्यवस्था करते हुए जो कोटे से हमने जो राशन बांटा है, उससे हमारी ये स्थिति हो गई, हम लगभग 94% अपना जो राशन है वो हम बांट चुके हैं। तो उससे हमारी ये स्थिति हुई जो हमारे गरीब तबके के पास है, एक लार्ज चंक के पास हम राशन पहुंचा चुके हैं। अब हमारी चुनौती ये है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रह पाए, तो हमने सारे जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया हुआ है और जितने भी संगठन होते हैं उन सब से हमने कहा हुआ है कि यदि आपको कहीं से भी सूचना आती है कि कोई भी व्यक्ति या परिवार भूखा है, तत्काल हमको सूचित करें और हम तत्काल उनकी मदद पहुंचा पाते हैं। और मुझे लगता है अभी की स्थिति में जो माननीय मुख्यमंत्री ने भी जिसको प्रशंसा की है कि अभी तक हमारा जो आउटरीच है पब्लिक वो काफी अच्छा रहा है। आपने सोशल मीडिया का कैसे यूज किया इस देखिए, सोशल मीडिया का आजकल लगभग जितना सोशल मीडिया में लोग एक्टिव रहते हैं उसको हमने पॉजिटिवली यूज किया। हमारा डीएम पीलीभीत का एक फेसबुक पेज भी बना हुआ है, हमारा डीएम पीलीभीत का एक ट्विटर लॉगिन भी है, मेरी अपनी व्यक्तिगत ट्विटर और फेसबुक लॉगिन भी है। व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा टूल रहा है, तो इसके माध्यम से लगातार लोगों ने अपनी डिमांड रखी और जहाँ कहीं कमी हुई वहां पर उन लोगों ने तुरंत फोटो खींचकर या वीडियो खींचकर हमको स्पेसिफिक जानकारी भी। कुछ जगहों पर लोगों ने कंप्लेंट की कि सब्जियों के रेट ज़्यादा मिल रहे हैं, हमने उनसे अनुरोध किया कि हम तत्काल एक्ट करेंगे, लेकिन हमको थोड़ा अगर आप स्पेसिफिक जानकारी दे देंगे। तो फिर उन लोगों ने कुछ लोगों ने गाड़ी की पोस्ट भी डाली कि इस गाड़ी ने आज आपको सब्जी की ओर किया। यहाँ पर ये चीज़ बताना भूल गया था मैं कि जैसे हमने डोर टू डोर अनाज और सब्जियों की सप्लाई की तो हमने एक रेट लिस्ट भी निर्धारित की। हर वेंडर के पास हमने सब्जी की एक रेट लिस्ट दी कि इस रेट के ऊपर आप नहीं देंगे। सिमिलरली हमने ग्रोसरी में भी यही किया। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हमको फायदा ये मिला, मेडिकल केसेस बहुत सारे केसेस थे, कुछ वायरल भी हुए काफ़ी उसमें। जैसे किसी ने, एक महिला ने हमको ट्विटर पे कहा कि उनको दिल्ली से अपने फादर इन लॉ के लिए मेडिसिन भेजनी, तो हमने उनसे कहा कि पहले अपना प्रिस्क्रिप्शन भेजिए, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि आप उसकी आड़ में स्वयं आ जाए। तो फिर उन्होंने अपना प्रिस्क्रिप्शन भेजा, तो हमने जब यहाँ मालूम करवाया तो हमारे एसीएम और डॉक्टर चतुर्वेदी को हमने इस काम में लगा रखा है, वो नोडल हैं इसके, हमने उनको लगाया तो उन्होंने बताया कि यहाँ सारी ये मेडिसिन अवेलेबल है। तो ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से हमने वो सारी मेडिसिन लेके उनके फादर इन लॉ तक पहुंचवा दी। तो इस तरह के कई केसेस हमारे सामने आए, जैसे कुछ लोग कैंसर से पीड़ित थे, जिनको कुछ ऑपरेशन हुआ था, बरेली जाना था। तो इस तरह की सारी चीज़ों को हमको सोशल मीडिया ने काफ़ी मदद की। हालांकि हमने गवर्नमेंट ने जो ई पास की व्यवस्था कर रखी है वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन कई बार मेडिकल केसेस ऐसे होते हैं जो तुरंत रिएक्शन चाहते हैं आपका। तो मुझे लगता है कि वो हमारी एक बड़ी यहाँ पर सफलता रही है कि हम इन चीज़ों को ट्रैक कर पाए हैं और लगातार जितने लोगों से मेरा संवाद हुआ है काफ़ी उन लोगों ने इस चीज़ को सराहा है। देश के कुछ हिस्सों से ऐसी खबरें आई कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ओल्ड पीपल, ओल्ड सिटीजन्स हैं, उनको दिक्कतें आई हैं खाना और दवाई में, तो उस पर कुछ एफर्ट हुआ है?
इसमें हमने 3 अधिकारियों की कमेटी बना रखी थी, जो हमारा ओल्ड एज होम है या जो हमारे विकलांगों के जो संस्थान है और इस तरह की जो है उसको वो डेली विजिट करते हैं और डेली विजिट करके हमको एक रिपोर्ट देते हैं कि इन संस्थानों में इस समय क्या पोजीशन है। जो प्रेग्नेंट लेडी का है, ऐसी स्पेसिफिक यदि कंप्लेंट आती थी तो हम उसको डील करते थे। बहरहाल अभी तक चूंकि हमारे सारे एसडीएम्स लगातार फील्ड में रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं वो सभी, तो इस तरह की समस्याएं भी हमारे सामने नहीं आई। और आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रिपरेशन के तौर पर कि अगर वो केसेस आ जाते तो हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स की तैयारी, डॉक्टरों की तैयारी, उस पर कुछ काम? देखिए, पीलीभीत एक छोटा जनपद है इस मामले में, तो जिस समय हम शुरू किया हमने इस मामले में, तो हमारे पास केवल 10 बेड थे और हमारे पास जिला अस्पताल में केवल 1 वेंटिलेटर और L2 फैसिलिटीज के लिए बरेली को चिन्हित किया गया है, जिसमें काफी अधिक संख्या में वेंटिलेटर और बेड की उपस्थिति है। लेकिन हमारा एक मिशन था कि हम इतने प्रिपेयर्ड रहें कि अचानक यदि हमारे पास केसेस आते हैं तो हम रेडी रहें। तो हमने लगभग 4 हॉस्पिटल्स एक्वायर कर लिए और हमारे जो वेंटिलेटर की स्थिति थी लगभग वो 8 से 10 के बीच हमने पहुंचा दी और हमारे जो आइसोलेशन वार्ड है वो 10 बेड से बढ़ाकर हमने लगभग 93 कर लिए। इसके साथ ही हमने एक L1 हॉस्पिटल के रूप में एक और CHC जहानाबाद चिन्हित कर ली, जिसमें 30 बेड हैं। L1 अटैच फैसिलिटी के रूप में हमने आयुर्वेदिक महाविद्यालय को एक्वायर किया, जिसके साथ हमको 100 बेड की व्यवस्थाएं मिल गई। तो लार्जली हमारी स्थिति उस मामले में अच्छी हो गई। एक बड़ी चुनौती जो हमारे सामने इस बीच में आई थी वो आई थी माइग्रेंट लेबर्स की। लगभग ऐसे 9 से 10 हजार लोग आ गए थे। सबसे पहले ऐसी एक बस में जब सरप्राइज रेड करने निकला हुआ था, रास्ते में मुझे एक बस आती थी, तो मैंने उसको रोककर पूछा तो मालूम पड़ा ये नोएडा से आ रही। तब हमने नोएडा के अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया कि बस आपने यहाँ कैसे भेज दी है। तो उन्होंने कहा भेजी हमने है, लेकिन इतने असल में हुआ कि हम तुरंत आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन हमने बरेली इन्फॉर्म कर दिया था। तो फिर हमने उनसे सारी ऐसी लिस्ट लेकर, हमारे यहाँ लगभग ऐसे 8 से 10 हजार लोग आए और मैं अपनी हेल्थ टीम को इसमें धन्यवाद दूंगा। हमने चौक चौक पर बिठाए थे अपनी हेल्थ टीम को, कई टीमें हमने डिवाइड कर दी थी। मेरा दावा है कि हमारे जो 8 से 10 हजार थे, ऐसे एक भी व्यक्ति हमने बचने नहीं दिया जिसको हमने प्रिलिमिनरी हेल्थ एग्जामिनेशन करके उसको होम क्वारंटीन नहीं किया। तो उससे जो हमारी चीजें निकल कर आई कि हमारा लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी कि हमने कितने लोगों को होम क्वारंटीन किया है। अन्यथा जिस समय इतना बड़ा इन्फ्लक्स हुआ था डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारी चिंताएं उस समय थोड़ी बढ़ गई थी। तो 8-10 हजार माइग्रेंट लेबर्स की एक की जो है मेडिकल जांच हुई थी जी। बहुत बड़ा एफर्ट है। इस समय काम का लोड था, लेकिन इसी के लिए शायद हम लोग इस नौकरी में आते हैं और ये हमारा काम है, तो उसको उसी चैलेंज के रूप में इस पूरी टीम ने लिया, एक टीम वर्क के साथ हम इसको कर पाए। और अलग अलग जिलों में ऐसी ये हुआ है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को सैनिटाइज किया गया अलग अलग। तो आपके भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट में कोई एफर्ट? सैनिटाइज प्रोसेस देखिए पूरे जिले में किया ही जाता है, क्योंकि जैसे ही आपने लॉकडाउन की स्थिति को किया तो सारी जो नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र में सैनिटाइज करती हैं। और जो लॉकडाउन की जो हॉट स्पॉट्स होते हैं वहां पे इसी को और रिगरस वे में इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इस पूरे कार्य में आईटी का उपयोग कैसा हुआ? आईटी का उपयोग तो जैसे मैंने बताया, पूरे सोशल मीडिया आपके आईटी इनेबल्ड ही होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ पोर्टल और एप्स लाए थे, जैसे सप्लाई मित्रा पोर्टल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उसमें एक अच्छा पोर्टल है जिसमें ग्राम पंचायत वार, नगर पंचायत वार, नगर पालिका वार हम वेंडर्स के नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस डालते हैं कि उस लोकेलिटी के व्यक्ति को यदि राशन चाहिए या सब्जी चाहिए तो इस व्यक्ति को कॉल करके वो होम डिलीवरी ले सकते हैं। एक काफी रोबस्ट ऐप है जिसके कारण काफी मदद भी मिली। आरोग्य सेतु ऐप, इसका प्रयोग हम जनपद में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और इसी कारण हमारे पास कई केसेस भी आ रहे हैं। जैसे कल ही एक मेडिकल शॉप में थे, एक व्यक्ति आया, उनको बज कर गया कि ये बगल में कोरोना का सस्पेक्ट पेशेंट है, तो हमने उनको तुरंत अपने उसमें लेकर उनका भी सैंपल ले लिया और उनको अपने इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में ले लिया है। तो जो आईटी इनेबल्ड फीचर्स है वो लगातार हमको मदद कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन, जिससे हमको लगातार हमारे कंट्रोल रूम में फीडबैक आ रहा है, जिससे हमको देख रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है उसको हमारे मुख्यमंत्री ने राहत जो डिपार्टमेंट है उसके कंट्रोल रूम से जोड़ रखा है और लगातार वहां से मॉनिटरिंग की जाती है। वहां से भी लगातार देखते हैं, फीडबैक लेते हैं कि जितने क्वेश्चन आज जितनी लोगों की समस्याएं आ रही हैं उसका हम निस्तारण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस पूरे कार्य में पुलिस विभाग का रोल क्या? पुलिस विभाग बहुत पिवोटल रूप में इसमें था और हमारे जो एसपी हैं अभिषेक दीक्षित, उनने भी काफी अच्छी भूमिका इसमें निभाई और लगातार अपने जो पुलिस पर्सनल जो डिप्लॉयड हैं उनका अनुश्रवण किया और एक पुलिस वेलफेयर के भी हम लोगों ने कुछ प्रयास किए। उन्होंने एक अभियान चलाया था, कोई भूखा ना रहे अभियान,
जिसके द्वारा पुलिस भी एक कम्युनिटी किचन की तरह चलाती थी और जितने लोगों को खाना खिला सकती थी वो खिलाते थे। उन्होंने अपने कुछ वुमेन स्टाफ को मास्क बनाने के काम में लगाया था, जो मास्क भी बना रहे थे। और इसके साथ हमने एक प्रयास और शुरू किया इसमें, चूंकि अब गर्मी भी बढ़ रही है लेकिन लगातार पुलिस स्टाफ को तो डिप्लॉयड रहना ही पड़ता है। तो एक हमने ये किया है कि प्रत्येक अधिकारी सप्ताह में 2 दिन अलग अलग अधिकारी अपने खर्चे से खाना बनवाएंगे पुलिस स्टाफ के लिए और उन्हीं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए खाना खाएंगे। तो ये अभी पिछले मंगलवार मैंने शुरू किया, इस मंगलवार में, और हम कप्तान सभी गए, हमने खाना बांटा, फिर उन्हीं के साथ दूर खड़े हो गए, हमने भी वहीं पर खाना खाया, जिससे ये फील आए कि हम उनके साथ हैं। क्योंकि पुलिस हो, हेल्थ स्टाफ हो, हमारा नगर सफाई कर्मचारी हो, इनके ऊपर दबाव भी काफी ज्यादा है ऐसे समय में, और एक लंबी लड़ाई है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली नहीं। तो इसलिए हमने ये वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं। इसके साथ ही हमारी जो वेलफेयर स्कीम की जो बात हुई, तो हमने और जैसे सैनिटाइजर्स की कमी हो गई थी, तो हमारे यहाँ LS शुगर मिल है, LS शुगर मिल को हमने 2 दिन के अंदर लाइसेंस दिया और वो सैनिटाइजर का यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, और पीलीभीत में हमारे पास सैनिटाइजर्स की कमी नहीं है। मास्क की कमी आ रही थी, तो जो हमारे 350 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको हमने मास्क बनाने के ट्रिपल लेयर कॉटन मास्क, जैसे ये जो मैं यूज कर रहा हूँ आप देख रहे हैं, ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बनाया है। ये ट्रिपल लेयर रीयूजेबल, मतलब हम इसको धो के गर्म पानी से बढ़िया से यूज कर सकते हैं दोबारा। तो इस तरह के काम हमारे यहाँ लगातार चल रहे हैं। और आगे आप जो अगला 1 महीना आप क्या देख रहे हैं, मतलब क्या सिचुएशन है? अभी हमारा पहली प्राथमिकता तो ये है कि हमको सतर्कता बनाए रखनी है, क्योंकि एक बार हम कोरोना मुक्त हुए हैं, दोबारा हम कोरोना के केसेस ना आने दें। हमने एक सोशल अपील भी जारी की कि ऐसे सभी लोग जो बाहर से आए हैं जिनको लक्षण है वो ना छुपाएं, छुपाने से वो समाज का ज्यादा नुकसान कर देंगे, और अगर बाद में आता है तो फिर हम दंडात्मक कार्रवाई भी। इसके साथ ही साथ हमको लगातार कुछ नई चुनौतियां भी मिल रही है, जैसे ये एक एग्रेरियन जिला है, कृषि प्रधान है, तो गेहूं की अब कटाई का समय है, गेहूं बिक्री का समय है। तो अभी हमने जैसे मंडियां हमारी 6 से 9 चल रही थी, अब हमने मंडी के समय को 5 से 8 कर दिया है, क्योंकि 9 से उसी मंडी में गेहूं क्रय केंद्र में लगे हुए हैं। तो हमारे आगे वाली जो चुनौती किसान भाइयों को हमको समस्या नहीं होने देनी है। उनकी जो मशीनें हैं, जो रीपर इत्यादि मशीनें हैं, जो कंबाइन मशीनें हैं, उनको रिपेयरिंग चाहिए होती है, तो रिपेयरिंग की शॉप खुली है, फर्टिलाइजर की शॉप खुल गई है। तो धीरे धीरे हमको एक सिस्टमेटिक में हम इसको खोलते भी जा रहे हैं। और जैसे अगर हमको लगता है कि अगले 10 दिन में हमको, और अगर हम कंफर्टेबल पोजीशन में आते हैं, तो हम और भी जो जरूरत के सामान हैं उनको, उन शॉप्स को ओपन करेंगे, और जो अभी हम केवल 6 से 9 मार्केट खोलते हैं उसको भी हम धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, सबसे बड़ा चैलेंज मेरा ये है कि इस समय हम यहाँ पर और कोरोना के केस ना आने दें। तो जो सील करने की कार्रवाई हमारी है, जो हमारे कम से कम जो बाहर के 15 आउटपोस्ट हैं, इसको मैं खुद लगातार जाके सरप्राइज रेड करता हूँ, चेक करता हूँ कि हम वहां से लोगों को ना आने दें। ऐसे कुछ व्हीकल्स हमने इंटरसेप्ट किए हैं अभी, जो दिल्ली से निकले और यहाँ तक आ गए। तो हम इन सारी चीजों की जिलाधिकारी, SSP को और दिल्ली के अथॉरिटीज को एक लेटर कर रहे हैं कि आप चेक कीजिए कि ये लेटर कहाँ का, ये वाहन कहाँ से निकला और बिना चेकिंग में यहाँ तक आने में सफल कैसे हुआ। तो ये चेक एंड बैलेंस की थ्योरी है, लगातार आपको नए प्रयास करते रहना है, लगातार चुनौती आती रहेगी, क्योंकि जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, एक लंबी लड़ाई है। तो जनता के सहयोग से भी हमको आगे बढ़ना है, और जनता का सहयोग, उनका धैर्य हमको बढ़ाए रखना है, उस हिसाब से हम इसमें आगे बढ़ना है। इसमें एक जो चैलेंज जो दिख रहा है कि जो एसेंशियल गुड्स को कहा जा रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट अलग अलग शहरों के बीच में हो सकता है, इस तरह से भी खबरें आ रही हैं, और उसमें आपको बैलेंस करना है कि आपके यहाँ कोई बाहर से डिसीज अंदर ना आ जाए। तो इसके बीच में कैसे आप वो एसेंशियल गुड्स या सामान की सप्लाई शुरुआत से ही आवाजाही जारी है उसकी, क्योंकि अगर हम एसेंशियल गुड्स को नहीं आने देंगे तो हम एक मैन मेड क्राइसिस उत्पन्न कर देंगे। इसलिए हमने इसको थोड़ा इजी रखते हुए हमने ये निर्णय लिया था कि जो भी ट्रक या पिकअप या टाटा एस जैसे छोटे वाहन हैं जो बेसिकली सब्जी या सामान लेकर आते हैं, वो अपने आप में ही पास है, क्योंकि इसको लेके कोई फालतू नहीं घूमता है। लेकिन उस पर भी हमने ये रखा था कि आप चेक जरूर करें उसमें कितने लोग बैठे हैं, ये ना हो कि ट्रक के माध्यम से पीछे छुपा के 10-50 लोगों को ले आए। तो वो बस हमको सावधानी रखनी है। लेकिन हमने असेंशियल गुड्स की कार्रवाई के जो उसका आवाजाही है उसको हमने काफी स्मूथ रखा है, और इसके कारण हमको ना मेडिकल में ना ग्रोसरी में किसी भी चीज की कोई समस्या आई नहीं। वैभव जी, कुछ सवाल आपके स्क्रीन पर हैं, Q&A का बटन आप अच्छा, Q&A का बटन है जी।
तो आप एक बार देखिए, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग देख रहे हैं, पूछना चाहते हैं। अभिषेक तोमर जी ने पूछा है कि हाउ डिड यू इम्प्लीमेंट क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन पीलीभीत। अभिषेक जी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका हमारा जो एपी सेंटर होता है उसको हम 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के 2 जोन में बांटते हैं। 3 किलोमीटर हमारा कोर जोन होता है, जो 5 किलोमीटर का होता है वो हमारा बफर जोन होता है। तो इसके बीच में पड़ने वाले पूरे 23 गाँव को हमने डोर टू डोर सर्वे किया था। आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम को लगाते हुए पूरी हेल्थ टीम लगी थी। इसके सैनिटाइजेशन के लिए हमने पूरे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की टीम को लगाया था, पुलिस की फायर ब्रिगेड वैन्स को लगाया था और पूरा हमने सैनिटाइज किया, डोर टू डोर किया। हमने उसके डॉक्यूमेंटेशन किया कि क्या कहीं पर ऐसे भी सिम्टोमेटिक लोग हैं, और जैसे ही हमको सिम्टोमेटिक लगा उसको हमने अपने आइसोलेशन में लिया, उसका तुरंत मेडिकल टेस्ट कराया, क्योंकि फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं। तो सिम्टम देखते साथ हमने किसी को भी छोड़ा नहीं और तत्काल हमने उसके टेस्ट कराए। तो ये हमारी इसमें पॉलिसी रही है। अगला क्वेश्चन ले लूं। हर्षल Harshal Desai, are people in the district following lockdown measures properly? How are the measures in the district to take extra care of senior citizens and children? ये हर्षल जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं ये कहूँगा मेजॉरिटी तो हमको सपोर्ट किया है, 80 to 90% तो सपोर्ट किया है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स इसमें रहे हैं। कुछ मोहल्ले भी ऐसे रहे हैं जहाँ पर एक आदतन के रूप में कुछ लोग बाहर रहे हैं। कुछ लड़कों ने एक खेल सा बना लिया था कि जैसे ही पुलिस दिखे तो भाग जाएंगे, जैसे ही हटे वापस आ जाएंगे। आपस में ये भी खेल हो रहे थे कि मैं निकला तो मैं तो पिट गया पुलिस से, तुम निकले पुलिस से पिट गया, मैं तो बच के आ गया। तो इस तरीके की जो चीजें हुई, तो उसको हमने सोशल अपील के माध्यम से कंटेन करने का ट्राई किया कि इस तरह की चीजों को मत लाइए। सीनियर सिटीजन जब भी हमको मंडी में मिले या बच्चे बाहर मिले तो हमने उनको बताया चाहे जितना भी काम हो आप बाहर मत आइए। जो आपके 20 से 40 साल के जो उम्र के लोग हैं उनको भेजिए, और सीनियर सिटीजन की अगर कोई कॉल आई या उनकी कुछ प्रॉब्लम आई तो उसको हमने प्रायोरिटी पे तत्काल एड्रेस किया। और अभी ऐसी कोई हमारी समस्या नहीं आई है अब तक जिसको हमने अब तक एड्रेस ना किया हो। नीचे कार्तिक शर्मा जी पूछ रहे हैं, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस इन मैनेजिंग माइग्रेंट लेबरर्स एंड हाउ आर यू स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट लॉकडाउन 2 एंड कोविड-19। इस बीच में मैंने आपको बताया था कि लगभग 10,000 माइग्रेंट लेबर्स हमारे जनपद में आए थे। विभिन्न माध्यमों से आए थे, कुछ पैदल भी आ रहे थे, कुछ वाहन के माध्यम से आए, कुछ दूसरे अथॉरिटीज ने भेजे। तो इन सभी को हमने प्राइमरी मेडिकल चेकअप किया। उनके गांव में हमने जैसा बताया कि हमने विलेज रिस्पॉन्स टीम बना रखी थी, प्रधानों को बोल रखा था कि इस टीम का नेतृत्व करें और अपने अपने प्रधान में अपने अपने गाँव में हमको सूचना दें, और अगर कोई प्रधान चूक करता है तो हम सजा भी देंगे। तो प्रधानों के माध्यम से हमने हर गांव में एक एक व्यक्ति को ट्रेस कर लिया जो आके छुपे थे या हमको खबर नहीं लग पाई थी, और इन सभी को हमने वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, होम क्वारंटीन किया, वहां पर एक पोस्टर लगाया। मैं इसे लेकिन ज्यादा धन्यवाद दूंगा जनता का, गांव की जनता का, जिन लोग बहुत हद तक अपने जो गांव थे उनको खुद में एक ब्लॉकेट में परिवर्तित किया, खुद अवेयर हुए। जैसे ही किसी के घर में कोई आता था लगातार हमारे पास कॉल आ जाती थी कि देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति बाहर से आए हैं, और अगर फ्लू का सिम्टम है तो डेफिनेटली कॉल आती थी। तो इस तरीके से हम इस चीज को कर पाए। लॉकडाउन 2 के बारे में भी हमने जनता को बताया है, और पीलीभीत की जनता का मैं जहाँ तक बताऊंगा कि बहुत ज्यादा हमको सपोर्ट मिला है। और एक हमारा सक्सेस ये रही है स्टोरी इसमें कि कोई सी भी जो असेंशियल आइटम्स थे, चाहे वो खाने पीने का सामान हो या मेडिकल हो या अन्य इमरजेंसी केसेस हो, उसमें हमने किसी को समस्या आने भी नहीं दी। सुधीर गौतम जी पूछ रहे हैं, मेकिंग पीलीभीत कोरोना फ्री वाजंट एन इजी टास्क, ऑनरेबल सीएम हैज आल्सो प्रेज्ड योर व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स आर यू टेकिंग नाउ। सुधीर जी, जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा हमारी जो कंटेनमेंट पॉलिसी थी वी वर क्वाइट रूथलेस एट टाइम्स। जिन लोगों ने वायलेट किया, मैं ये हेजिटेशन के साथ ही कहूंगा, लेकिन हाँ हमने उन्हें दंडित भी किया, कई जगह हमने बल प्रयोग भी किया, लेकिन ये उनके भले के लिए ही था। लेकिन लार्ज चंक ऑफ सोसाइटी ने हमको इस पूरे हमारे जो एंडेवर था उसमें सपोर्ट किया है, और अभी भी कोरोना फ्री है। लेकिन मेरा अभी भी सबसे मैंने यही अनुरोध किया है कि कोरोना फ्री हम इसे तब मानेंगे जब आगे भी कोई कोरोना के केसेस नहीं आते हैं। सिर्फ ये सोचकर खुश हो जाना कि वर्तमान में हम कोरोना फ्री हैं और चीजों को हम ऑफ गार्ड कर दें, वो स्थिति हम नहीं आने देना चाहते। प्रिया यादव पूछ रही, हाउ आर यू इंश्योरिंग स्मूथ फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड टैकलिंग ब्लैक मार्केटिंग एट द सेम टाइम। प्रिया जी, इसमें जो असेंशियल कमोडिटीज थी, इसमें हमने सारे व्यापार संघ, उद्योग संघ से बात की थी कि कोई, और हमने रेट लिस्ट भी जारी किए थे। लेकिन इसके बावजूद
ये हुआ है कि जहां पर लोग अपने स्वेच्छा से दान दे रहे थे, लोग खाना खिला रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व थे, उन्होंने हाई प्राइसिंग की, उन्होंने होर्डिंग की, और इसी कारण लगभग 18 FIR हमने इस तरह की हैं। कुछ मेडिकल शॉप पे की हैं, मोस्टली ग्रोसरी शॉप पे की हैं, और हमारे जो राशन विक्रेता होते हैं, कोटेदार हैं, उन पे की है। 10 लाख से ज़्यादा तो हमको वाहनों के चालान से हमने वसूल किए हैं। तो इस तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स हमने लिए हैं। हमने एक सरप्राइज टीम बना रखी थी अधिकारियों की, जो अपने स्टाफ को भेजते थे वहां पे चुपचाप, जैसे कोई दाल खरीदने चला गया, कोई चावल खरीदने चला गया, और अगर उसमें डिफरेंस आता है तो हम उसको तुरंत पनिश करते थे, और इसी एक्ट के अंदर हम उनको FIR करके हम बुक भी किए। हर्षल जी, ऑलरेडी नो वाटर स्टेप्स यू हैव इंश्योर्ड स्टॉप ब्लैक, ये तो मैंने बता ही दिया ब्लैक मार्केटिंग। हर्षल जी, प्रिया जी के उसमें ही आंसर हो गया था। खुशबू शर्मा पूछ रहे हैं, व्हाट विल द मेजर्स यू विल बी टेकिंग केयर आफ्टर द लॉकडाउन गेट्स ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम सबके एक चिंता का भी विषय है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो फिर उसके बाद भी जैसा कि सजेशन आ रहे हैं कि लगभग 2 साल तक हम लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग या नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने हैं। तो अभी हमको अवेयर करना एक बहुत बड़ा टास्क है। हालांकि जनता में अवेयरनेस काफ़ी आई है, तो पहला तो हमको ये करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग या नॉर्म्स को लोग फॉलो करें। उसके पश्चात अभी हमें ये चेक करना है, कुछ लोगों की मांग आ रही है कि 2 से 3 महीने का जो किराया है उस किराए को अभी होल्ड पे कराया जाए, तो उस पर हम आदेश अभी निकालने वाले हैं। इसके साथ ही जो दिहाड़ी मजदूर है उनकी हमको केस टू केस ट्रैकिंग करनी पड़ जाएगी कि उनको जो उनके काम है वापस जो उनका एम्प्लॉयमेंट है वो मिल रहा है कि नहीं। किसी फैक्ट्री में जैसे लोग काम कर रहे हैं तो हमको उन फैक्ट्री से कोऑर्डिनेट करना होगा कि सभी को अपना काम मिले, छटनी ना हो, व्यापारियों को उनका काम मिले, और जितना प्रशासन इसमें उनको सहयोग कर सके वो करे। जैसे अभी मैंने आपको बता रहा हूँ कि गेहूं कटाई का सीजन है, तो हमने कुछ अपने जो FPOs हैं उनको लगा दिया है कि किसानों से डोर टू डोर जाके खरीद लें, जिससे किसानों को इस समय घर से ना निकलना पड़े। तो प्रयास हमारे लगातार जारी रहेंगे। व्हाट स्टेप्स आर यू टेकिंग टू कीप द मोरल ऑफ योर फील्ड स्टाफ, ये KC मिश्रा जी पूछ रहे हैं। मिश्रा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि फील्ड स्टाफ की मोरल को बूस्ट करने के लिए हम लगातार उनके पास जाते हैं, उनसे संवाद करते हैं, और जैसा हमने बताया था कि हमने किया है कि प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन एक अधिकारी एक दिन के लिए अपने खर्चे से पूरा पुलिस स्टाफ के लिए खाना बनवाएगा, और हम खुद उनके साथ जाके उसी, चाहे धूप हो गर्मी हो जैसा हो, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो करते हैं, उनके साथ खा रहे हैं। इसके साथ ही हम लगातार उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनकी हम ड्यूटी शिफ्ट में लगा रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि हम एक ही शिफ्ट 12-12, 14-14 घंटे ही कर दें, क्योंकि काफ़ी टायरिंग और टैक्सिंग टाइम है। हमारा लॉकडाउन का जो टाइम होता है वो 6 से 9 होता है, तो अगर पुलिस को फॉलो इन कराना है तो हमको 5 बजे कराना होता है। इसी प्रकार की समस्या हमें सफाई कर्मचारियों के लिए है, और इसी तरह का हमने उनके साथ में इंटरेक्शन शुरू किया है। हेल्थ वर्कर्स हमारे, वो भी इस समय काफ़ी स्ट्रेस में है। तो इस तरह की सारी चीज़ों को उनसे इंटरेक्शन करते हुए और उनका मोरल बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं। Tawfiq Goswami पूछ रहे हैं, do you think that the best practice of tackling the virus and imposing strict lockdown procedures should be discussed among the DMs across India so that the same can be replicated in other parts of the country? जी, आपका बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि कई ऐसे इनोवेशन होते हैं जो कई अलग जगहों पर हो रहे होते हैं, और कई बार हमें जानकारी लेट हो पाती है। लेकिन वर्तमान में जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी लगातार इंटरेक्ट कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही कैबिनेट सेक्रेटरी सर ने एक VC की थी, जिसमें जो इनोवेशन जो लिए गए थे इन द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ सोसाइटी, तो उन सभी को प्रेजेंटेशन करने कहा गया था। तो एक मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बना रखा है कि जो भी गुड प्रैक्टिसेस होती हैं वो हमारे संज्ञान में उसके द्वारा लाई जाती है। What are preparedness of police to avoid Moradabad like situation that held yesterday? मुरादाबाद में जो हुआ बड़े दुर्भाग्यजनक घटना थी, उसके लिए हमने ये कर रखा है कि जो भी हेल्थ टीम जाती है वो पुलिस को बताकर जाती है, और हम ड्रोन का इफेक्टिव यूज कर रहे हैं कि हम एक बार पहले ही उसको गेस कर लेते हैं सिचुएशन को, और उसके बाद जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक हमने यहाँ की इमाम साहबान से भी और जो मौलवी होते हैं उन सबसे लगातार अपील करवाई है, मस्जिदों से भी अपील करवाई है कि लगातार पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, और उसमें हम अभी तक काफी सफल हुए हैं। How many hours you and your staff is working nowadays? इस समय इसको हम घंटों में नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि कब दिन होता है और कब जाता है हमें पता नहीं होता है। लेकिन ये, इसको हम लोग काम की तरह नहीं ले रहे हैं, इसको हम चुनौती की तरह ले रहे हैं, क्योंकि हमारे सर्विस में आने का मोटिव ही यहाँ पर तभी सिद्ध होता है जब हम लोगों को इस संकट के समय में, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जो निर्देश दिए हैं, संकट के समय में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें दे सकें और लॉकडाउन का भी पालन इफेक्टिवली करा सकें।
हिमांगी राजपूत पूछ रही व्हाट आर द स्टेप यू हैव एंश्योर्ड टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग। इसका उत्तर मैंने हिमांगी जी पूर्व में ही एक प्रश्न में दे दिया है। व्हाट स्ट्रेटेजी यू हैव मेड फॉर पीपल एंटरिंग टू योर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री फ्रॉम जंगल और रिवर रूट। ये एक समस्या हुई है जनरली, लेबर्स या जो अन्य जगह से श्रमिक आ रहे हैं या लोग आ रहे हैं, उन्होंने खेत नाला जंगल इत्यादि को बनाया है। आज ही हमारे पास लगभग कुछ ऐसे नेपाल से भी कुछ लोग निकल कर आ जाते हैं तो खबर हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारा रोबस्ट लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे प्रधान हैं, हमारे लेखपाल हैं, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर हैं, तो हमको अल्टीमेटली वो जाते किसी गांव की ओर ही है या वो किसी रास्ते से अगर खेत से निकल रहे हैं तो लगातार हमको खबर मिल जाती है कि ऐसे कुछ लोग जा रहे हैं जो यहाँ के नहीं हैं या जो अभी बाहर से आए हैं, और हम उनको तुरंत ट्रैक कर पा रहे हैं। उमेश शर्मा जी का, डिड यू फेस द प्रॉब्लम ऑफ रिटर्नीज फ्रॉम तबलीगी मरकज? If yes, how did you tackle the same? What steps do you propose for tackling such resistant situation? तबलीगी मरकज की जो हमारे पास सूची आई थी उसमें से पीलीभीत का हमारे पास कोई भी नहीं थे। उसमें एक हेल्थ डिपार्टमेंट की सूची आई थी जिसमें 12 ऐसे लोग थे, तो वो उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में थे, जैसे पिथौरागढ़ में थे, अल्मोड़ा में थे। तो वहाँ के डीएम से मैंने स्वयं बात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि उन लोगों को वही उनकी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में उन्होंने रखा हुआ था, तो उन्हें इंश्योर किया था कि वो उन्होंने वहीं पर रखा हुआ है। इसके अलावा हमने अपने बॉर्डर चेक पोस्ट को काफ़ी सेंसिटाइज कर रखा है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि यदि आती है तो हमारे सामने लाएंगे। लेकिन अभी तक तबलीगी मरकज की जैसी कोई समस्या यहाँ पर नहीं हुई है। और जैसे मैंने आपको बताया गया कि इमामों ने और मुतवल्ली साहबान ने, मौलवियों ने लगातार लोगों से अपील जारी की है कि प्रशासन के इसमें सहयोग करें, जिसमें अभी तक काफ़ी सफल। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूरे हो गए हैं ऑलमोस्ट। आई थिंक एक ज़्यादा और सवाल था, बताइए। एक विपिन वर्मा ने पूछा है जी, हाउ विल इकोनॉमी इम्प्रूव आफ्टर लॉकडाउन एंड? देखिए इकोनॉमी इसमें जो हमारी बेसिकली हमारी एग्रेरियन है और कुछ हमारी इंडस्ट्रीज भी हैं। तो हमारी जैसे एलएस शुगर मिल है और कुछ ऑयल फैक्ट्रीज हैं, वो तो चूंकि एग्रेरियन प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो यहाँ पर एज ए होल वो चल रही हैं अभी। इसके अलावा जो हमारा प्रयास होगा कि इसके बाद अभी हमने एसेंशियल गुड्स के सप्लाई को नहीं रोकने दिया है और वो सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। तो इसके बाद जैसे ही इसके लॉकडाउन के हम बाहर आते हैं तो ये तो डेफिनेट बात है कि इकोनॉमी में कुछ चैलेंजेस आएंगे और लगातार वो क्रॉप अप होंगे, लेकिन हम उससे लगातार मेजर्स लेते हुए उससे लगातार हम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी है उसको हम पटरी पर रखने में सफल रहेंगे। जी एक सवाल ये है कि बहुत जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि जो लोग जिनको ऐसे सिम्टम्स है वो उन्हें छुपाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि सोसाइटी में उनको एक प्रकार से बेदखल कर दिया जा रहा है। जैसे कुछ डॉक्टरों की घटनाएं आई कि डॉक्टर जो ऐसे अस्पतालों में ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो जब वापस आ रहे हैं तो उनके जो मोहल्ले में लोग उनको पूछने नहीं दे रहे कि लोगों को डर है कि उन्हें कुछ हो जाए। तो क्या जो मानसिकता है कि बीमार होना गलत बात नहीं है, हम समाज हम आपका ख्याल करने के लिए तैयार है, आप उसके बारे में आपको जो छुपाइए मत, आराम से बताइए, आपका इलाज किया जाएगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं। तो इस पे कुछ अवेयरनेस है, इस पे कुछ इसमें ये चिंता का विषय तो रहा था कि लोग इस माध्यम से छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और हमने लगातार अपील की थी कि छुपाइए मत, हमें बताइए। और इसमें हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर रहा है अभी आरोग्य सेतु ऐप, जिसमें हम अपनी जानकारियां स्वयं ही डालते हैं और अगर इस तरह कोई सिम्टम हो तो हमको मालूम पड़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कल ही हमारे यहाँ एक हुआ था तो थोड़ा सा वहाँ पर हंगामा तो हुआ, मैं तो बताऊंगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के में नोटिफिकेशन आया कि आपके आवास वाला व्यक्ति कोरोना वाला है तो थोड़ा पैनिक हो गया था। तो हमने उनको समझाया भी कि इस तरीके से पैनिक नहीं होना है और सोशल डिस्टेंसिंग इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि फॉलो करें। और कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम होता है तत्काल हमें बताएं, हम तत्काल उसको अपने इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में लेते हुए तत्काल उसका हम सैंपल करा लेंगे। और अभी तक हमारे पास सिम्टम्स वाले भी हमने काफ़ी लोगों के टेस्ट भेजे थे, पर अभी तक हमारे पास सारे नेगेटिव ही आए हैं। तो वही आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि इन सिम्टम्स को ना छुपाएं और यदि किसी सिम्टम में है तो तत्काल हमें बताएं, पैनिक बिल्कुल ना हो। हम तत्काल वहाँ हेल्थ टीम भेजकर उनको वहाँ से ले लेंगे। वहाँ पर हम जितना अगर कुछ समस्या लगती है तो जितना भी मोहल्ला है हम पूरे डोर टू डोर सर्वे, जैसे हमने पहले भी किया है, हम डोर टू डोर सर्वे करते हुए
बाकी सबके भी सैंपल ले लेंगे, चिंता की बात नहीं, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराना है। और अगर आप मोर्टेलिटी रेट भी देखेंगे इसमें, इसकी अगर सब चीज़ों को देखते हैं तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ठीक हो गए। हमारे यहाँ जो पेशेंट ठीक हुई है, शकीला बेगम, उनकी एज 73 ईयर्स और वो फिट होकर गई हैं। उनके बेटे जो मेराज हुसैन थे, उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष और काफ़ी जल्दी यहाँ से ठीक होकर गए हैं। तो कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, छुपाने से किसी प्रॉब्लम होती है। जैसा कि मैं अपने डॉक्टर से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि चूंकि हमने बहुत जल्दी ट्रेस कर लिया, वायरस लोड कम हो पाए, तो उतनी ही जल्दी वो केयर हुआ। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो जनरल बोगी में बैठ कर आई थी, 37 लोग और थे साथ में, हमने उन सभी के टेस्ट किए, वो सभी नेगेटिव रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंटेजियस तो बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने सभी 37 को हमने तत्काल ही अपने स्पेशल क्वारंटीन में ले लिया था और हमने सारे मेडिकल चेकअप किए। किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, लेकिन उससे डरना नहीं। वैभव जी, बहुत अच्छी आपने इसके बारे में बताया कि किस प्रकार से आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इस कोरोना को कंटेन किया है। और ये आई थिंक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, जो और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स इससे इंस्पायर हो सकते हैं, और अगर उन्होंने ऐसे एफर्ट नहीं किए तो और जो है कर सकते हैं। और अच्छा, और काफ़ी हजारों लोग जो है हमारे जो अलग अलग सोशल मीडिया से देख रहे हैं इसको, तो उनमें भी आज एक जागरूकता आई होगी। और मैं सारे जो ऑडियंस है जो जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इस इतने अच्छे एग्जाम्पल को जो पीलीभीत का है, इसको जो शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों को मालूम हो कि किस प्रकार सरकार हमारा ख्याल करने में एफर्ट्स लगा रही है। और आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वजह कि आप इतना एफर्ट लगा, और आपकी जो टीम है, आपका स्टाफ जो दिन रात लगा हुआ है, उसको भी इलेट्स की ओर से बहुत बहुत साधुवाद कि इतना एफर्ट्स है। और मैं बस वैभव जी एक आपसे एक लाइन चाहूंगा कि इलेट्स ये जो एफर्ट्स कर रहा है कि लोगों में अवेयरनेस हो कि आज कोरोना के बारे में, हम ये चाहते हैं कि एक लोगों में बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप है। बहुत लोगों को ये नहीं मालूम कि सरकार कितने एफर्ट्स लगा रही है। लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं तो सिर्फ वो नेगेटिव न्यूज देखते हैं कि ये नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम्स, हम ये नहीं देख रहे हैं कि एफर्ट्स क्या हो रहे हैं। तो ये जो इलेट्स का जो एफर्ट है, इसके बारे में आपके कुछ विचार हो तो आप बताएं कोई सजेशन। रवि जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस फोरम में बुलाया और इतनी सारी हमारे बीच बातें हुई, और आपसे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और एलेट्स का मैं देख रहा था लगातार आपके ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं, मैगजीन भी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके माध्यम से हम भी अपनी बातें जनता के बीच में रख पाते हैं। हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशन तो हो ही जाती है कि जनता अगर कुछ हम प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सपोर्ट करे। और जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जो लगातार प्रयासरत हैं, उनके जो मार्गदर्शन मिल रहा है, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उसको पूरी तरह से फॉलो करें। हमारा बस ये प्रयास है कि जो भी हमको गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी, जो भी हमको कंटेनमेंट प्लान दिया गया, हमने उसको पूरी शिद्दत से यहाँ लागू करने का प्रयास किया। और एलर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं, साथ ही प्रिकॉशंस भी आप लेने का अपनी तरफ से अनुरोध कर रहे हैं। और मैं भी अपने माध्यम से लोगों से ये अनुरोध करूंगा, कोरोना से डरिए नहीं, लेकिन चीज़ें छुपाइए नहीं, प्रशासन से सहयोग कीजिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कीजिए, और ये विश्वास मानिए कि प्रशासन पूरे समय आपके साथ है, सरकारें आपके साथ हैं, और आपको कोई भी समस्या नहीं होने दी जाएगी। एक बार पुनः मैं एलर्ट्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस तरह के एंडेवर्स आप लगातार करें और ऐसे इंटरेक्टिव सेशन और भी रखें, काफ़ी अच्छा लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।